हमारे अगले वक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह झा जी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के कल वाइस चांसलर साहब हमारे मुख्य अतिथि थे और अनिल झा जी हैं। कैसे 2-3 महीने लगातार सर के लीडरशिप में हम लोगों ने सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की पाठ्यक्रम को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार में शुरुआत की, जिसका उद्घाटन 2 अप्रैल को होगा। बच्चे उत्साहित होकर एडमिशन लिए हैं और ज़्यादा विशेष बताएंगे अनिल झा। थैंक यू सर। परमादरणीय बिंदेश्वर पाठक साहब, ऑनरेबल रिचार्ड पायस जी, सत्येंद्र त्रिपाठी जी, विजय रजत जी, प्रोफेसर नील रतन जी और उषा चौमर जी, उषा शर्मा जी एंड पूजा शर्मा जी। स्वच्छता का विषय है। भारतीय समाज में ये कोई नया नहीं है जिससे हम अब शुरू करें। हमें प्राचीन काल से ही स्वच्छता के बारे में हमें सिखाया जाता रहा है, जिसके हम परंपरागत रूप से प्रयोग में लाते ही रहे हैं। और हमारी संस्कृति और सभ्यता विभिन्न जो प्रांतों में है वो ऐसा ही सिखाया जाता है समाजीकरण के द्वारा ही, जिससे हम उसके अनुरूप अपना व्यवहार करते चलें। हमें परंपरागत रूप से भी सिखाया गया है। इवन जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसमें भी उन्होंने कई नियम बनाए थे, कई पनिशमेंट दिए थे, जिससे एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज विकसित होता रहे। उसके बाद महात्मा गांधी ने भी अथक प्रयास किया था। इवन गांधी जी ने तो यहाँ तक माना था कि स्वच्छता को उन्होंने स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया था। उसके बाद मुद्दे की बात ये आती है कि गांधी जी ने भी चर्चा किया था, उससे पहले भी चर्चा होती आ रही है। सम्माननीय पाठक जी ने इसमें क्या समझा कि समाज स्वच्छता जो विषय है इसको सिर्फ ये सामान्य धारणा है कि ये स्वास्थ्य और वातावरण से ही संबंधित माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये ऐसी बात नहीं है। इसको जबकि WHO ने भी कहा है हेल्थ के सेक्टर में, तो WHO एक बहुत स्थापित संस्था है, इन्होंने भी जब हेल्थ को डिफाइन किया है तब इसने भी कंप्लीट फिजिकल के साथ सोशल वेलबीइंग की भी बात की है। WHO ने भी जब इसको डिफाइन करना शुरू किया था तब भी दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में सम्माननीय पाठक जी ने जब शुरुआत की स्वच्छता के समाजशास्त्र का, और उससे पहले भी ये कल हम लोगों ने 52वां मनाया इसका सुलभ ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये अनुभव करना शुरू किए कि ये सिर्फ गंदगी या ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको हम साफ सफाई से कर दें, जैसे कि विश्व स्तर पर इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लिया जा रहा है। इसके अंदर जाकर इसके जड़ को मिटाने की जरूरत है, जिससे समाज का भी सर्वांगीण विकास हो और स्वास्थ्य के अलावा भी अन्य परिप्रेक्ष्य में भी इसका किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में इवन जो एशियन ड्रामा में गुनर मिडल ने भी लिखा था कि जो सैनिटेशन की जो समस्या है ये स्कार्स ऑफ रिसोर्सेस के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, जागरूकता का अभाव है, उसके कारण हो रहा है। इसी संदर्भ में जब सम्माननीय पाठक जी ने स्वच्छता के अभियान चलाया और उस क्रम में इन्होंने समाज जैसे बर्निंग एग्जाम्पल हैं जो जाति प्रथा को भी लिया, जबकि डायरेक्ट देखा जाए अगर तो बाहर वालों के लिए जाति प्रथा को उतना नहीं वो मान सकते थे कि ये स्वच्छता से संबंधित है, लेकिन स्वच्छता को हटाने के लिए इसमें जाति प्रथा, जैसा कि सर ने बताया वर्टिकल था, सर ने अभी हॉरिजॉन्टल की बात की, या इसको रिजिड कास्ट कहा जाता था, या हिंदी में क्लास में हम सब टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को कि जाति वह है जो जाति नहीं है, लेकिन सर ने जो चेंज कर दिया कि जाति अब ऐसी नहीं है कि जाति नहीं है, जाति भी जाति जा सकती है। इस संदर्भ में इन्होंने न सिर्फ 2013 में जो सैनिटेशन का सेमिनार करवाया, जिसमें फॉर्चुनेटली मैं भी उसका पार्ट था, उसके बाद इन्होंने पुस्तक भी जो लिखी, तो इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि समाजशास्त्र, स्वच्छता के समाजशास्त्र को न सिर्फ इन्होंने जन्म दिया, बल्कि उसके बाद उसके पालन पोषण के लिए भी जो ध्यान दिया जाता है, उसके चतुर्दिक विकास के लिए जो ध्यान दिया जाता है। जैसे पता सबको होता है कि क्या करना है, लेकिन शायद वो कर नहीं पाते हैं। समाजशास्त्र के स्टूडेंट होने के नाते हम सब जानते हैं ऑगबर्न की थ्योरी है जो कल्चरल लैग, जिसमें
जो मटेरियल कल्चर इस संदर्भ में जो घर में जो शौचालय होता है वो पीछे आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो हमारी सोच है उस टॉयलेट को यूज करने के कंटेक्स्ट में ये पीछे रह जाती है। उस कंटेक्स्ट में जो कल्चरल लैग होता है, जहाँ की मटेरियल कल्चर भाग जाता है और नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जाता है, इस सब को समझते हुए सिर्फ इन्होंने स्वच्छता का समाजशास्त्र ही नहीं दिया बल्कि उसके पालन पोषण की भी संपूर्ण व्यवस्था की। कल याद है जब बाबा रामदेव जी से सर बात कर रहे थे तो इन्होंने अपने पुत्र का परिचय देते हुए ये कहा था कि ये मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड है। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि सर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से परिपूरित हैं, तो जैसे इन्होंने बच्चे के लिए कहा कि ये मेरा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, उस पर ध्यान देते हैं। सर का जो एक ब्रेन चाइल्ड है जो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के रूप में पैदा हुआ, उसके सोशलाइजेशन के लिए भी सर पूरी व्यवस्था करते हैं। जैसे एक माँ ध्यान रखती है अपने बच्चे का किस किस यूनिवर्सिटी में चल रहा है, कहाँ इन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में तो एक सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन लैब भी स्थापित किया था। हम लोगों से भी नियमित संपर्क में रहते हैं, कब एडमिशन होगा, कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या क्या आपको व्यवस्था चाहिए। तो इन्होंने वो सामाजिकरण की, क्योंकि पैदा कर देना किसी डिसिप्लिन को बहुत आसान होता है। हमारे जो सबसे बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं अगस्ट कॉम्ट, उन्होंने जो सोशियोलॉजी के फादर हैं ही, और पॉजिटिविज्म को भी थ्योरी दिया उन्होंने, लेकिन पॉजिटिविज्म के फादर होते हुए भी अगस्ट कॉम्ट क्रिटिक बोला जाता है, बोलते हैं कि फादर ऑफ द पॉजिटिविज्म वाज द लीस्ट पॉजिटिविस्ट अमंग द मेन। तो पॉजिटिविज्म के थ्योरी देने वाले के बारे में भी अगर क्रिटिक कहा जाता है कि वो सबसे कम रह चुके, उसके जस्ट अपोजिट पाठक साहब ने जो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन के सोशलाइजेशन में भी ये भी नहीं, इनका एक ये भी है कि चार्ल्स सर्टन कूले ने थ्योरी दिया था लुकिंग ग्लास सेल्फ का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपने बारे में स्वयं भी सोचते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद समाज रूपी आईना से भी हम देखते हैं कि हमारे बारे में समाज क्या सोच रहे हैं, और तब हम अपनी अवधारणा कि मैं क्या हूं और समाज क्या है, इस दोनों को मिलाते हैं, तब हम जानते हैं कि वास्तव में हम हैं क्या। इस तरह से हम पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। और मुझे याद है जो चार्ल्स सर्टन कूले ने कहा है, हम उसको कोट करते हैं, आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, अनकोट। चार्ल्स सर्टन कूले ने कहा है। यही ये पाठक साहब भी कोशिश करते हैं कि खुद भी सोचते हैं, उसके बाद हम सब और स्टेक होल्डर से ये फीडबैक भी लेते हैं, तब उसके सर्वांगीण विकास के लिए ये काम करते रहते हैं। इस संदर्भ में उसी कंटेक्स्ट में ये जिस जिस समाज में जहाँ जहाँ जाते हैं और जो गैप देखते हैं कि लोग जो सोचते तो हैं लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है, इसी संदर्भ में मुझे याद आ रहा है कि एक बार पूछा गया था दुर्योधन से कि आप तो इतने अच्छे वंश के हैं, आपका इतना अच्छा संस्कार है, फिर भी आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो दुर्योधन ने जवाब दिया था, जानामि धर्मः न च मे प्रवृत्तिः जानामि अधर्मः न च मे निवृत्तिः, अनकोट। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उधर मैं इंक्लाइंड नहीं हो पाता हूं। मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे अपने को विरक्त नहीं कर पाता हूं। तो ये जो टेंडेंसी है, मानसिकता है, इसको बदलने के लिए ही सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन की जरूरत है, जिससे हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो आजकल सब डेमोग्राफर्स टर्म यूज करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो वो यूथ से आएगा, तो उसके लिए जब हम समाज में प्रेरित करेंगे, वो पढ़ेंगे और उसमें अगर उनको दिखेगा कि हाँ ये जॉब ओरिएंटेड भी है, और कम से कम जॉब ओरिएंटेड या बाहर का विकास ना करें, सिर्फ अपना वो सर्वांगीण विकास करें, अपने लोगों का ही अगर विकास करें, तो सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का काफी सक्सेसफुल रह जाएगा। इस कंटेक्स्ट में एक और जो अभी लाइव एग्जाम्पल सर ने उषा शर्मा जी का दिया है, हमें याद है कि रिनाउंड ब्लैक फेमिनिस्ट हैं कॉलिंस, उन्होंने महिला की स्वतंत्रता को के इंगित करते हुए कहा, विमेन के लिए उन्होंने टर्म यूज किया था आउटसाइडर्स विद इन। महिला को उन्होंने इस कंटेक्स्ट में आउटसाइडर्स विद इन माना कि महिलाएं समाज का पार्ट होती हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग या बाकी एंगल से वो आउटसाइड मानी जाती है, उनका कोई रोल नहीं होता है। पाठक जी ने जस्ट एग्जाम्पल दे दिया है उषा शर्मा जी के द्वारा कि आउटसाइडर्स विद इन को कैसे इनसाइडर्स विद इन किया जा सकता है। उषा जी एक महिला भी हैं और कास्ट सिस्टम के कारण हमारे समाज में इनको भी, इस वर्ग को एक आउटसाइडर माना जाता था। आउटसाइडर्स विद इन जो पैट्रिशिया कॉलिंस ने दिया था, उसको इन्होंने इनसाइडर्स विद इन कन्वर्ट करके भी एक लेसन दिया है। साथ ही हम आ जाए अपने इस डेवलपमेंट को सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का, तो हम लोगों ने भी शुरू किया और इसके लिए हम लोगों ने एज ए फीडबैक और एज ए प्रिपरेटरी स्टेप हमने एक सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था।
और जो ही हमने अपने मंशा व्यक्त की, सर सहर्ष स्वीकार, न सिर्फ कि सर वो उपस्थित रहे, जितना देर कार्यक्रम चला सर ने पूरा सुना, सर ने अपना संदेश भी दिया, पूरे जितना देर का कार्यक्रम था उषा शर्मा जी भी ऑनलाइन मौजूद थे, उसमें पूरा सहभागी रहे। और हम ये बताना चाहते हैं, जैसे सर के सत प्रयास से और कल हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब थे, 27 अक्टूबर को हमारा ये कार्यक्रम हुआ था ऑनलाइन वेबिनार, 28 अक्टूबर को हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास करके सर को बता दिया था, और अगले 18 तारीख को हमारा एकेडमिक काउंसिल ने उसको अप्रूव कर दिया था। 2021-22 से ही वो लागू हो गया है। और उस कंटेक्स्ट में हम ये देख रहे हैं कि इससे सुधार हो रहा है, जब लेकिन ये बच्चे अगर जान लेंगे, जिससे हमारे यहाँ सिर्फ सोशियोलॉजी सोशल वर्क के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, हमारे यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और सर आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि नया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमने सर्च किया, 5 जगह सैनिटेशन टर्म आया है सर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5 जगह सैनिटेशन टर्म यूज किया गया है। ये देखिए आपके मेहनत का क्या फल है कि इतना संभव नहीं है कि सैनिटेशन वर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5 बार आएगा, उस पूरे डॉक्यूमेंट में सर 5 बार आया है। और हाइजीन शब्द 2 बार आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हाइजीन टर्म को 2 बार यूज किया गया है, और सैनिटेशन वर्ड को भी 5 बार यूज किया गया है। ये भी एक इसका द्योतक है कि सैनिटेशन को कैसे पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में भी और बाकी क्षेत्र के लोग भी, क्योंकि जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है खास करके पूरे एजुकेशन पॉलिसी के लिए, जो सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए नहीं होता है, इनिशियल लेवल से हायर लेवल तक होता है, उसमें भी इसके महत्व को देखा गया है। तो बस हम लोग अपने लेवल पर प्रयास कर ही रहे हैं, और यहाँ हमें अपनी बात साझा करने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। अब आपका टाइम ना आए। जी सर। फुल पेपर है, बहुत ब्रिलियंट पेपर है, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट